हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। अभी CR66 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंस कैटेगरी, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ द लाइसेंस होल्डर, दैट इज B1 category license holder and C license holder can issue the CRS for the different tasks. Okay, now अभी हम स्टार्ट करते हैं CR66 पार्ट 2, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट्स। अभी कोई भी लाइसेंस हमें चाहिए तो पहले हमें क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी हमारा लेवल ऑफ नॉलेज, जो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स है उसका लेवल ऑफ नॉलेज हमारा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम B1.1 के हैं एज कंपेयर टू द B2, हमारा मॉडल 4 एंड मॉडल 5 कम लेवल का होगा, एंड फॉर B2 कैटेगरी मॉडल 4 एंड मॉडल 5 हायर लेवल का होगा एज कंपेयर टू दी B1.1 कैटेगरी। तो जो भी CR66 के अपेंडिक्स 1 में लेवल ऑफ नॉलेज इनअप्रोप्रिएट टू द मॉडल स्पेसिफाई किया है, उसके अकॉर्डिंगली बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को। उसके बाद उसने जितनी भी एग्जामिनेशन है वो क्लियर कर की होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल B1.1 कैटेगरी के लिए वहाँ पे कितने मॉडल्स है, 11 मॉडल्स है, तो 11 मॉडल्स उसने क्लियर किए होने चाहिए। B2 कैटेगरी के लिए 10 मॉडल्स अप्लीकेबल है तो उसने 10 मॉडल्स पास किए होने चाहिए। ही हैज़ टू क्लियर ऑल द एग्जामिनेशंस विच इज़ कंडक्टेड बाय द CEO TGCA। उसके बाद में जो भी कोर्स एंड एग्जामिनेशन है वो 10 ईयर्स में पास किए होने चाहिए प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ द लाइसेंस। वाई? बिकॉज जो भी क्रेडिट है, ठीक है, वो क्रेडिट एक्सपायर हो जाएंगे 10 ईयर्स के बाद में। अब 10 ईयर्स में ये क्रेडिट्स एक्सपायर होंगे तो उसके बाद में वापस क्रेडिट्स रिन्यू होंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइसेंस एज वेल एज द एग्जामिनेशन क्राइटेरिया। और जो लाइसेंस के लिए जो क्रेडिट्स है दैट इज एज पर दी APM चैप्टर नंबर 17, एयरवर्दीनेस प्रोसीजर मैनुअल चैप्टर नंबर 17 में क्रेडिट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये क्रेडिट 10 ईयर्स की वैलिडिटी है एंड 10 ईयर्स के बाद में ये रिन्यू होंगे। दैट इज गिवन इन चैप्टर नंबर 17 ऑफ द एयरवर्दीनेस प्रोसीजर मैनुअल। अब इसके बाद में बेसिक एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट CR66 पॉइंट नंबर A30 इसमें दिया हुआ है। अभी ये चार्ट में स्पेसिफाई किया हुआ है बहुत ही सिंपली, कैटेगरी A, कैटेगरी B1.2, कैटेगरी B1.4 एंड B3 के लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है दैट इज द 3 ईयर्स ओनली, एंड कैटेगरी B1.1, कैटेगरी B1.3 एंड B2 कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। अब आप दोनों इसमें देखोगे तो कैटेगरी A B1.2, B1.4 एंड B3 कैटेगरी इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द कैटेगरी B1.1, 1.3 एंड B2। सो जो स्मॉल कैटेगरी है उसके लिए कम एक्सपीरियंस है 3 ईयर्स, एंड जो हायर कैटेगरी है, लार्जर कैटेगरी है, उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट दिए 5 ईयर्स। अब जो टोटल एक्सपीरियंस दिया हुआ है इसमें वो 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स ही है। तो इस केस में जो स्मॉलर कैटेगरी है उनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कितनी दी है, 3 ईयर्स की, एंड हायर कैटेगरी के लिए दैट इज B1.1 एरोप्लेन्स इक्विप विद द टर्बाइन इंजन एंड B1.2 एरोप्लेन्स इक्विप विद द पिस्टन इंजन, इसलिए B1.1 हायर कैटेगरी बोल रहा हूँ मैं, और इसके लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब फॉर द कैटेगरी C बेस मेंटेनेंस ऑफ द लार्ज एयरक्राफ्ट, अगर इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है तो ऑलरेडी आपका B1.1 एरोप्लेन्स इक्विप विद द टर्बाइन इंजन, या फिर B1.3 हेलीकॉप्टर्स इक्विप विद द टर्बाइन इंजन, या फिर एवेन्यूज जो कि हायर कैटेगरी है, इसका एक्सपीरियंस आपको अगर लार्ज एयर का बेस मेंटेनेंस में जाना है तो 3 ईयर्स। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली आप लार्ज एयरक्राफ्ट के केस में जा रहे हो बेस मेंटेनेंस में, और आपके पास में हायर कैटेगरी का, लार्ज कैटेगरी का एक्सपीरियंस है, तो 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। एंड फॉर स्मॉलर कैटेगरी जैसे फॉर एग्जांपल B1.2 एरोप्लेन्स इक्विप विद द पिस्टन इंजन और B1.4 हेलीकॉप्टर्स इक्विप विद पिस्टन इंजन, इस कैटेगरी का आपको 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। किसके लिए? बेस मेंटेनेंस के लिए, वो भी लार्ज एयरक्राफ्ट के। तो अब कैटेगरी C नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट जो दिए लास्ट में, उस केस में चाहे आप B1.1 के हो, 1.2 के हो, 1.3 के हो, 1.4 के हो, या B2 कैटेगरी के हो, तो सभी कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है।
किसके लिए? कैटेगरी सी, बेस मेंटेनेंस ऑफ द नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट के केस में। एंड दैट एक्सपीरियंस विच इज स्पेसिफाइड इन दिस चार्ट, दिस एक्सपीरियंस इज द प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस विच इज ऑन ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट। ऐसा नहीं कि नॉन ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट में, ऑपरेटिंग लाइव एयरक्राफ्ट में ही आपका क्या चाहिए, इस पे एक्सपीरियंस चाहिए, जो भी स्पेसिफाई किया है इस चार्ट में अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज। तो बहुत ही सिंपल है, अगर स्मॉलर कैटेगरी है देन 3 years का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एंड हायर कैटेगरीज है, लार्जर कैटेगरी है, देन उस केस में 5 years का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आप लार्ज एयरक्राफ्ट के बेस मेंटेनेंस में जाना चाहते हो, या लार्ज एयरक्राफ्ट का बेस मेंटेनेंस कैटेगरी सी आपको चाहिए, और आपके पास ऑलरेडी P1.1 1.3 B2 है, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और आपको अगर स्मॉलर से लार्ज में जाना है तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, 5 years का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है। सेम कैटेगरी सी नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट के केस में, चाहे आप B1 से हो या B2 में से हो, सभी का आपको, कोई भी कैटेगरी का आपको 3 years का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फॉर द कैटेगरी सी ऑफ द नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट। नाउ ये तो हो गया एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद में बेसिक एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में ही आपका इनिशियल लाइसेंस के लिए रिसेंट एक्सपीरियंस कितना है, एडिशनल कैटेगरी लेनी है तो कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, दैट इज गिवन इन दिस slide. So, for the initial issuance of the license, 1 year recent experience required on the aircraft of the category. सपोज 5 years का एक्सपीरियंस है, उसमें से 1 साल का आपका रिसेंट एक्सपीरियंस ऑन एयरक्राफ्ट ऑफ द कैटेगरी। सपोज आप B1.1 के है तो 1.1 के उसी एयरक्राफ्ट में आपको कितना, 1 साल का रिसेंट एक्सपीरियंस चाहिए। रिसेंट मीन्स लास्ट के 1 year। okay, and for additional category or subcategory, suppose if you have the B1.1 category and you are going for the additional B1.2 category, then at least 3 months recent experience will be required। ओके, आप ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर हो लेकिन आप एडिशनली जा रहे हो, देन आपको 3 महीने का एडिशनल एक्सपीरियंस चाहिए। और फिर आपको, आप चेंजेस कर रहे हो लाइसेंस में, एडिशनल कैटेगरी आप एंडोर्स कर रहे हो, देन आपको अप्लाई करना पड़ेगा 19-02 पे। ओके, नाउ अगर मान लो आपने सिविल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इन्वायरमेंट के बाहर में आपका प्रैक्टिकल मेंटेनेंस एक्सपीरियंस है 12 years का, देन दैट इज इक्विवेलेंट टू द अबव पॉइंट्स विच इज मेंशन इन दिस चार्ट। ओके, अब इसके बाद में आपका चाहे 12 years का भी आउटसाइड सिविल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होगा, तो भी आपको 1 year का रिसेंट एक्सपीरियंस चाहिए इन सिविल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इन्वायरमेंट। ओके, और जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सपीरियंस जो है आपका विद इन 10 years प्रीसीडिंग द एप्लीकेशन ऑफ अ लाइसेंस ऑफ अ कैटेगरी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, वाई? बिकॉज आपके जो क्रेडिट है वो 10 years में एक्सपायर हो जाते हैं, इसलिए प्रीसीडिंग 10 years का जो भी एक्सपीरियंस है दैट विल बी काउंटेड। ओके, और इन डिफेंस इन्वायरमेंट में अगर किसी ने काम किया है और उसको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस है, देन प्रीसीडिंग और लास्ट 15 years एक्सपीरियंस विल बी और शैल बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस चार्ट। Suppose if you are going for the B1.1 category and you are from the defense environmental background, then your experience, last 15 years experience will be counted, and that is equivalent to the to that experience which is for the respective category, whatever it is। नाउ इसके बाद में डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल। अभी इसके बाद में आपका एलिजिबिलिटी हो गई। ठीक है, आपने अप्लाई किया, आपके पास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद में आपको जो भी स्किल है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईच कैटेगरी ऑफ सब कैटेगरी ऑफ लाइसेंस, या फिर जिस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट का आप लाइसेंस ऑप्ट करना चाहते हो, उसकी जो मेंटेनेंस स्किल है, यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट मेंटेनेंस स्किल इन अकॉर्डेंस विद द CR66 पॉइंट नंबर A35। ओके, अब इसके बाद में कंटिन्यूड वैलिडिटी ऑफ द लाइसेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कह सकते हैं हमारा जो CR66 AME लाइसेंस है, कोई भी कैटेगरी का होने दीजिए, उसकी वैलिडिटी होती है 5 years फ्रॉम द लास्ट इशू और लास्ट रिन्यूअल। सपोज आज लाइसेंस इशू होता है, तो इसके बाद में 5 साल बाद, और 5 साल तक उस लाइसेंस की वैलिडिटी है। 5 साल बाद वो लाइसेंस क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। एंड जब ये लाइसेंस की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, देन यू हैव टू अप्लाई ऑन CA फॉर्म 19-03 फॉर द renewal along with the copy of that original license, along with the copy of the license which is issued earlier।
ओके। तो ये आपको डीजीसीए को सबमिट करना पड़ेगा एंड आफ्टर सबमिशन फिर आपका लाइसेंस अगेन रिन्यू होगा एंड अगेन जब रिन्यू होगा तब उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 5 साल होगी। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि इट बिकम्स इनवैलिड आफ्टर 5 years ऑफ लास्ट इशू या फिर लास्ट रिन्यूअल। ओके। एंड ये तो ऑटोमेटिकली है कि अगर आपका लाइसेंस इनवैलिड है देन आपके सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, इनवैलिड माने जाएंगे। ठीक है। क्योंकि अगर लाइसेंस है, क्योंकि लाइसेंस होल्डर के प्रिविलेजेस में क्या है, दैट पर्टिकुलर लाइसेंस होल्डर कैन इश्यू द CRA सर्टिफिकेट रिलीज टू सर्विस। ओके। मीन्स सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस। बट अगर आपका लाइसेंस ही इनवैलिड हो गया, लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो गई, देन आपके सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस भी क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। और लाइसेंस आपका तभी वैलिड होगा कब, जब आपको लाइसेंस इशू किया है या डीसीए ने चेंज किया है एंड दैट लाइसेंस होल्डर वो उस पर्टिकुलर लाइसेंस पे साइन करेगा, देन ओनली दैट लाइसेंस विल बी वैलिड। तो अभी हमने जितने फॉर्म देखे उसमें सी फॉर्म 19-01 दैट इज फॉर द इनिशियल इशू एप्लीकेशन फॉर द इनिशियल इश्योर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस, सी फॉर्म 19-02 एप्लीकेशन फॉर द changing in the or changes of the license that for the additional category or additional type of the aircraft into your license, and say form 19-03 for the renewal of the license, and validity of aircraft maintenance engineering license will be 5 years of the last issue और renewal। नाउ इसके बाद में जो है लिमिटेशंस है, दैट इज बेसिकली ये जो लिमिटेशंस है प्रीवियसली जिनका लाइसेंस इशू हुआ था एज पर सीरियल, उसके अकॉर्डिंगली अब उसका वापस लाइसेंस क्या है, जब से CR66 इम्प्लीमेंट हुआ है वो लाइसेंस क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। तो कन्वर्ट होना है तो अब लाइसेंस कन्वर्ट होने के लिए वो पूरा का पूरा तो हो नहीं सकता। जैसे मान लीजिए मॉडल 4 एंड 5 जितने पुराने लाइसेंस होल्डर थे या अकॉर्डिंग टू ई पार्ट जितने लोग पास आउट है उनके लिए मॉडल 4 एंड 5 एप्लीकेबल है, अब देना पड़ेगा उनको। तो उस केस में उन पे क्या होंगे, लिमिटेशन होंगे, लिमिटेशन कोड 3, लिमिटेशन कोड 6। ठीक है। तो अब लिमिटेशंस का मतलब क्या है, आपके सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस से कुछ चीज़ें एक्सक्लूड किए एंड दैट अफेक्ट्स द एयरक्राफ्ट इन इट्स एंटायरिटी, मीन्स यू कैन नॉट साइन द होल एयरक्राफ्ट, एंटायर एयरक्राफ्ट। जो भी लिमिटेशन में होंगे, लिमिटेशन कोड के अंदर जितने भी आइटम ऑफ इक्विपमेंट जितने कंपोनेंट आते हैं, यू कैन नॉट सर्टिफाई दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। अब ये लिमिटेशंस आपको रिमूव करने, तो रिमूव करने के लिए क्या है, पर्टिकुलर आपको एक तो आपको मॉड्यूल का एग्जामिनेशन जो है विच इज़ कंडक्टेड बाय द CEO DGCA, वो एग्जामिनेशन आपको पास करनी पड़ेगी। पास करने के बाद में जो भी कन्वर्जन रिपोर्ट होगा, ठीक है, लाइसेंस कन्वर्ट करने के लिए, और आपके पास ये पर्टिकुलर पहले के अकॉर्डिंगली ये पर्टिकुलर पेपर है, तो अभी कन्वर्ट करने के लिए पर्टिकुलर मॉड्यूल्स आपको पास करने होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट कन्वर्जन रिपोर्ट में जो भी पेपर्स अप्लीकेबल होंगे आपके लिए, वो पेपर आप जब देते हो एंड जब आप वो एग्जामिनेशन क्लियर करते हो, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा विच एवर इज अप्लीकेबल। एंड उसके बाद में डीजीसीए क्या करेगा, प्रैक्टिकल असेसमेंट लेगा। आफ्टर द प्रैक्टिकल असेसमेंट परफॉर्म बाय द डीजीसीए, फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी लिमिटेशंस अप्लीकेबल हुए आपके लाइसेंस पे, दैट लिमिटेशंस विल बी रिमूव्ड बाय डीजीसीए। अगर मान लीजिए कोई सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, तो कोई भी सर्टिफिकेटिंग स्टाफ होगा या सपोर्ट स्टाफ होगा, तो डीजीसीए उसका लाइसेंस, अगर डीजीसीए आपको मांगता है, डीजीसीए को रिक्वायर्ड है, तो देन एज ए एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन आपको क्या करना पड़ेगा, वो लाइसेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा टू दी डीजीसीए ऑफिसर्स। अब इसके बाद में कन्वर्जन प्रोसेस, कन्वर्जन प्रोसेस सिंपल है। अगर मान लीजिए CR66 इम्प्लीमेंट होने से पहले जो भी AME लाइसेंस होल्डर है उनका लाइसेंस क्या होगा, इन CR66 कन्वर्ट होगा विथ लिमिटेशन और विदाउट लिमिटेशन एंड विदाउट एग्जामिनेशन और वॉट एवर इट इज, जो भी एप्लीकेबल होगा वो उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एग्जामिनेशंस या लिमिटेशन के साथ में लाइसेंस क्या होगा, कन्वर्ट होगा विथ और विदाउट लिमिटेशन। अब जो भी लिमिटेशंस है, ठीक है, वो लिमिटेशंस आपका रिफ्लेक्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन द स्कोप ऑफ सर्टिफाइंग स्टाफ क्वालिफिकेशन एंड बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट एंड बेसिक एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड। सपोज किसी पे कोई लिमिटेशन अप्लीकेबल हुआ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका क्वालिफिकेशन, स्कोप ऑफ सर्टिफाइंग स्टाफ क्वालिफिकेशन
कम हो गया, ठीक है। तो अब उस केस में क्या है, उसका स्कोप इंक्रीज करने के लिए उसको पर्टिकुलर मॉडल की एग्जाम पास करनी पड़ेगी। नॉलेज रिक्वायरमेंट उसके जो भी दिए वो प्लस बेसिक एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड आपको एग्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी। ओके, now AME license of category A of glider, balloon and category BDX of aircraft engine, propeller and atom of equipment could not be transferred to CR66 license type rating। अभी ये जो है ये यहाँ तक कन्वर्जन प्रोसेस है। CR66 पॉइंट नंबर A70 यहाँ तक हमारा CR66 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद में सब पार्ट बी एंड सब पार्ट सी we will see that in our part number 3 CR66 part 3। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।